हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पार्थ अकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। यही प्राचीन भारत की श्रृंखला में हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े, जैसे कि पिछली क्लासों में हम लोगों ने यहाँ पर मौर्य साम्राज्य को पढ़ने का प्रयास किया। यदि आप लोगों ने मौर्य साम्राज्य को नहीं पढ़ा है तो एक चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी गई, वहां पर जाकर आप संपूर्ण मौर्य साम्राज्य को पढ़ सकते हैं। अब बारी यहाँ पर गुप्त काल को पढ़ने की है, और गुप्त काल में जो आप लोगों को यहाँ पर यही गुप्त साम्राज्य के अंदर जो आप लोगों को यहाँ पर जो पहला प्रश्न यहाँ पर जो दे के रखा है वो ये प्रश्न यह है कि गुप्त जो श्रीगुप्त है, आप सभी जानते हैं कि श्रीगुप्त गुप्त वंश का जो प्रथम शासक माना जाता है, उसी श्रीगुप्त का आप सभी को यहाँ पर समय दे के रखा है कि यानी श्रीगुप्त का समयकाल कब से कब तक रहा। पहला प्रश्न भी यही है, और आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए कि श्रीगुप्त का समयकाल हमें कब से कब तक देखने को मिलता है। और यही श्रीगुप्त इसी गुप्त वंश का संस्थापक माना गया। चार ऑप्शन देके रखा है, 40 से लगाकर 80 तक, 40 से लगाकर 65 तक, 340 से लगाकर ये 365 तक, या 190 से लगाकर 230 तक, या 255 से लगाकर 285 तक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। आप सभी को याद होना चाहिए जैसे ये श्रीगुप्त शासक बनता है, और श्रीगुप्त का समयकाल हमें 240 से लगाकर तो 280 तक देखने को मिलता है। वहीं पर श्रीगुप्त के बाद शासक बनेगा वह चंद्रगुप्त प्रथम बना, और चंद्रगुप्त प्रथम का समयकाल हम लोगों को आप सभी को याद होना चाहिए 320 से लगाकर तो 350 तक हम लोगों को देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद हमें समुद्रगुप्त, कौन सा समुद्रगुप्त देखने को मिला, और समुद्रगुप्त का समयकाल ये 355 से लगाकर तो 375 तक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। और ये सभी गुप्त शासकों के बारे में, समयकाल के बारे में आप सभी को याद होना चाहिए। और समुद्रगुप्त के बाद हमें चंद्रगुप्त द्वितीय का समयकाल देखने को मिलेगा, और यही शासक बनेगा। इसका समयकाल आपका ये 375 से लगाकर तो हमें 415 तक इसका समयकाल देखने को मिला। फिर इसके बाद में कुमारगुप्त शासक बनेगा, और इसी शासक का समयकाल हम लोगों को 415 से लगाकर तो 450 तक हम लोगों को 450 तक नहीं, 415 से लगाकर तो 455 तक हमें इसका समयकाल देखने को मिलता है। इसके बाद फिर यहाँ पर स्कंद गुप्त शासक बनेगा, और स्कंद गुप्त का समयकाल हमें 455 से लगाकर तो 467 तक हम लोगों को समयकाल देखने को मिलता है। आप लोगों को याद होना चाहिए यही श्रीगुप्त, जो हम लोग श्रीगुप्त को पढ़ रहे हैं, यही श्रीगुप्त इसी वंश का संस्थापक माना जाता है। यह मुख्य रूप से संस्थापक माना गया, लेकिन यदि वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो जो चंद्रगुप्त जो प्रथम था, यह वास्तविक संस्थापक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप सभी को याद होना चाहिए हमारे सवाल का जो राइट आंसर मिलेगा, श्रीगुप्त का जो समयकाल है 240 से लगाकर 80 तक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है कि गुप्त शिलालेखों में महतरस शब्द का मतलब क्या होता था। कुछ प्रमुख शब्द हम लोगों को देखने को मिलते हैं, और वहीं पर हम लोगों को एक महतरस शब्द देखने को मिलता है। इसी महतरस शब्द का मतलब क्या होगा? ग्राम भूमिधारक, राजस्व प्रभारी अधिकारी, या शाही परिवार के राजस्व अधिकारी, या कोषागार के प्रभारी अधिकारी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर हमें राजस्व प्रभारी यहाँ पर अधिकारी देखने को मिलता है। यानी ऑप्शन का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। उसी प्रकार कई शब्द आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यदि मैं आप लोगों से सवाल पूछ लूंगा कि क्षेत्र का मतलब क्या होता था, तो क्षेत्र का मतलब होता था वह भूमि जो कृषि योग्य हो, जो क्या हो? कृषि योग्य हो। उसके लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, क्षेत्र। यहाँ पर यदि आप लोगों से खिल पूछ लेगा कि खिल का मतलब क्या होता था, तो वह भूमि जो कृषि योग्य नहीं हो। क्या योग्य नहीं हो? कृषि योग्य जो भूमि नहीं होती थी, तो गुप्त काल में उसके लिए खिल शब्द का प्रयोग किया जाता था। वहीं पर एक शब्द आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, वास्तु। वास्तु का मतलब होता है जहां पर लोगों का निवास स्थान था। तो जहां पर लोगों का निवास स्थान होता था उसे किस शब्द से पुकारा जाता था? वास्तु। तो क्षेत्र, खिल और वास्तु आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हमें गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत देखने को मिलती है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न
जो दे के रखा है कि गुप्त साम्राज्य में परम भट्टारक का मतलब क्या था। ये जो एक शब्द हम लोगों को देखने को मिलता है परम भट्टारक, ये क्या हुआ करता था। तो आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा कि विदेश मामलों के मंत्री गुप्त राजाओं द्वारा अपनाया गया शीर्षक शांति और संघर्ष का एक परिषद हुआ करता था, या धान्यगारों का एक प्रभारी हुआ करता था। तो आप सभी को याद होना चाहिएगा जितने भी गुप्त शासक है, गुप्त शासकों के द्वारा जो शीर्षक स्वीकार किया जाता था, जो अपने नाम के आगे एक शीर्षक लगाया जाता था, मतलब ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा, गुप्त राजाओं द्वारा अपनाया गया एक शीर्षक हम लोगों को देखने को मिलता है। इसी का मतलब यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है परम भट्टारक। तो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी देखने को हम लोगों को यहाँ पर मिलता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, गुप्त काल में खगोल विद्या में पारंगत थे। खगोल विद्या में कौन पारंगत हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिएगा जब हम लोग गुप्त काल को यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो गुप्त काल में हमें 9 रत्नों के बारे में, 9 रत्न के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें हम लोग यहाँ पर धनवंतरी को पढ़ते हैं, धनवंतरी को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अमर सिंह को पढ़ते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर अमर सिंह को हम लोग जो पढ़ते हैं। वहां पर हरिसेना किसको पढ़ते हैं, ये 9 रत्न हुआ करते थे गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत, हरिसेना को पढ़ते हैं। हरिसेना के बाद हम लोग कालिदास जी को पढ़ते हैं, कालिदास को। और 5वें नंबर पर ये कदाप नका को पढ़ते हैं, कदाप नका को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। वहीं पर एक सकू 9 रत्न में शामिल थे। सकू के बाद यहाँ पर वराहमिहिर शामिल थे, वराहमिहिर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और वराहमिहिर के बाद वर रुचि कौन देखने को मिलते हैं, वर रुचि। और यहाँ पर आप वेतल भट्ट बोले, क्या बोले, वेतल भट्ट बोले, या आप इन्हें तिलभट्ट बोले चलेगा, ठीक है। तो ये जो वराहमिहिर हुआ करते थे ये मुख्य रूप से हमें खगोल शास्त्री यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं। फिर राइट आंसर होगा खगोल शास्त्री हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हम लोगों से सवाल जो पूछा था खगोल विद्या में कौन पारंगत हुआ करते थे, तो ये वराहमिहिर हुआ करते। तो वराहमिहिर ने क्या किया था, पहली शताब्दी में, पहली शताब्दी में क्या प्रूव किया था, पहली शताब्दी में सबसे पहले, या विश्व में हम लोग मान सकते हैं विश्व में सबसे पहले वराहमिहिर साहब ने ये बताया था, जो इन्होंने एक सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था, सूर्य केंद्रित सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। और सबसे पहले वराहमिहिर साहब ने ये जो प्रूव किया था कि जो पूरे सौरमंडल को जो आप लोग देख रहे हो, इस सौरमंडल का जो सेंटर पॉइंट है, जो केंद्र में स्थित है, वो हम लोगों को सूर्य देखने को मिलेगा। और इस सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, हम लोगों को इसी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण जो बल है, इसी बल के कारण सभी पिंड और ग्रह इसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये हम लोगों को सबसे पहले वराहमिहिर साहब ने समझाया था, ठीक है। तो ये सूर्य जो केंद्रीय सिद्धांत भी सबसे पहले वराहमिहिर साहब के द्वारा दिया गया था। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा, वराहमिहिर। तो ये हमें गुप्त काल में 9 रत्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, देखिएगा गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं, यानी मध्य प्रदेश में स्थित हम लोगों को नहीं देखने को मिलता है। देखिएगा भुमरा का शिव मंदिर, ये भुमरा का शिव मंदिर हमें नागौद उज्जैन में देखने को मिलता है। हमारे मध्य प्रदेश में नागौद उज्जैन में हम लोगों को यह देखने को मिलता है। आप सभी को याद होना चाहिएगा नचना, ये कुठार का पार्वती मंदिर, यह हम लोगों को रीवा जिला, हमारे मध्य प्रदेश में हम लोगों को एक रीवा जिला देखने को मिलता है। यहीं पर देखने को मिलेगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये हमें झांसी यूपी में, यह हमें झांसी यूपी में देखने को मिलता है। आप सभी को याद होना चाहिएगा। और यह उत्तर भारत का, यह उत्तर भारत का पहला मंदिर था, पहला मंदिर देखने को मिला जिसका शिखर बना हुआ था, जिसका शिखर बना हुआ था, गुप्तकालीन मंदिर देखने को मिलता है। तिगुआ का विष्णु मंदिर हमें मध्य प्रदेश के जबलपुर में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में हम लोगों को यह देखने को मिलता है। तो ये सभी आप लोगों को याद होना चाहिए। हम लोगों से सवाल पूछेगा कि गुप्त काल का मंदिर हम लोगों को जो देखने को नहीं, जो मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा,
तो वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर हम लोगों को मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि ये हम लोगों को झांसी यूपी में देखने को मिलेगा। और गुप्त काल में हम लोगों को मुख्य रूप से देखो, पहली बात तो यहाँ पर नागर शैली का जन्म हुआ। नागर शैली मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम लोगों को यह मुख्य रूप से उत्तर भारत में देखने को मिलती है, और हमें मुख्य रूप से जो एक हमें द्रविडियन शैली, कौन सी शैली, द्रविडियन शैली देखने को मिली, और यह द्रविडियन शैली हम लोगों को दक्षिण भारत में देखने को मिलती है, और दक्षिण भारत में हम लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन यदि यह जो प्रश्न पूछ लेगा कि यह जो द्रविडियन शैली प्रारंभ किसके समय काल में हुआ था, तो जो एक पल्लव राजवंश हुआ, कौन सा, एक पल्लव राजवंश हुआ, उसके समय काल में यह हमें द्रविडियन शैली देखने को मिलती है। और लेकिन हमें श्रेष्ठ मंदिर रूपी कहां पर देखने को मिलते हैं, श्रेष्ठ मंदिर जो द्रविडियन शैली में बने हुए ये हम लोगों को कहां पर देखने को मिलते हैं। तो फिर यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए कि हमें जब चोल वंश देखने को मिला, जब चोल वंश हम लोगों को देखने को मिला, तब हमें द्रविडियन शैली के श्रेष्ठ मंदिर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इतना आप सभी को याद होना चाहिएगा। और जब मंदिर बनाने की शैली जब गुप्त साम्राज्य में हम लोग को देखने को मिलेगी, आज हम लोग वर्तमान में कुछ नवीनतम शब्द देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर त्रिदेव एक शब्द का हम सबके द्वारा एक प्रयोग किया जाता है, तो यह त्रिदेव हम लोगों को गुप्त काल में देखने को मिलता है। एक शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं हरिहर, तो ये जो हरिहर शब्द है ये भी हम लोगों को यहाँ पर गुप्त काल में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो ये सब आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। लेकिन हमारे सवाल का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है यह मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि यूपी में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्तकालीन कौन से भारतीय संस्कृत ग्रंथ का 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद यहाँ पर हो चुका है। कौन सा हम लोगों को वो जो ग्रंथ देखने को मिलता है जिसका 50 से अधिक भाषाओं में हम लोगों को अनुवाद देखने को मिला है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम, आप सभी जानते हैं कि क्या अभिज्ञान शाकुंतलम पहला ऐसा जो ग्रंथ हुआ करता था कि जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ, जिसका यूरोपीय भाषा में हम लोगों को अनुवाद देखने को मिला। और भगवद गीता, कौन सा, भगवत गीता, भगवत गीता दूसरा ऐसा ग्रंथ हुआ करता था जिसका हमें यूरोपीय भाषा में अनुवाद यहाँ पर देखने को मिलता है। कामसूत्र आप सभी जानते हैं कि वात्सायन इसके रचनाकार है, वात्सायन इसके रचनाकार मुख्य रूप से माने जाते हैं। पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं विष्णु शर्मा, और कौन माने जाते हैं, विष्णु शर्मा जो माने जाते हैं। नीतिसार ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं, फिर जवाब होगा कामदक, कौन माने जाते हैं, कामदक माने जाते हैं। तो ये जो पंचतंत्र ये जो ग्रंथ है जिसको लिखा है विष्णु शर्मा द्वारा, यह जो गुप्तकालीन जो ग्रंथ देखने को मिलता है, जिसका यह जो एक भारतीय संस्कृत ग्रंथ है जिसका अनुवाद हमें 50 से अधिक भाषाओं में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमें देखने को मिलेगा पंचतंत्र। ठीक है, और इसको लिखा किस राइटर ने, जवाब होगा विष्णु शर्मा ने। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखे कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में अपने जो आयुर्वेदिक विज्ञान विषय रचना के लिए प्रसिद्ध था। कौन जाना जाता है यहाँ पर, चरक, जीवक, शुशक, या फिर यहाँ पर जो जाना जाता है सुश्रुत। चार ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पर। चरक, देखो चरक भी एक आयुर्वेद, यह भी प्रमुख एक आयुर्वेद के धनी हुआ करते थे, आप सभी को याद होना चाहिएगा। यहाँ पर सुश्रुत, मुख्य रूप से सुश्रुत आयुर्विज्ञान के लिए यह गुप्त काल में फेमस हुए। सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलेगा सुश्रुत। जीवक कौन था, यदि जीवक के बारे में प्रश्न जो पूछ लेगा तो जीवक भी एक प्रकार का राजवेद हुआ करता था, और यह राजवेद हम लोगों को मगध, जो मगध साम्राज्य देखने को मिलता है, इसी मगध में हम लोगों को यहाँ पर एक हर्यक वंश देखने को मिलेगा। और ये जो हर्यक वंश है, इसी हर्यक वंश का संस्थापक हम लोगों को यहाँ पर बिंबिसार देखने को मिला। इसी बिंबिसार का जो मुख्य रूप से इस बिंबिसार ने जो विवाह किया था आम्रपाली नामक महिला से, आम्रपाली नामक एक महिला, यह मुख्य रूप से एक वेश्या मानी जाती थी लेकिन सुंदर थी, तो बिंबिसार ने इसे यहाँ पर विवाह किया और इन दोनों के मिलने से एक जो पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम था जीवक। और यही जीवक ने क्या किया था, महात्मा बुद्ध की सेवा की थी,
महात्मा बुद्ध की जो सेवा का श्रेय दिया जाता है इसी जीवक को यहाँ पर दिया जाता है। तो यह जीवक भी एक प्रकार का राजवेद हुआ करता था जो किस शासक के दरबार में हुआ करता था। तो फिर राइट आंसर होगा कि यह मुख्य रूप से हमें बिंबिसार के दरबार में यह जीवक देखने को मिलता है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा सुश्रुत यहाँ पर होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखे रखा है, जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देखे रखा है प्रश्न क्रमांक 8 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, गुप्त काल में उत्तर भारत व्यापार निम्नलिखित में किस जो बंदरगाह से संचालित होता था, कौन से जो बंदरगाह से संचालित होता था, भरूच दे के रखा है, खंबात की खाड़ी, ये और एक हमें मुख्य रूप से ताम्रलिप्ति देखने को मिलता है। तो देखिएगा मैप बनाना पड़ेगा। ये जो प्यारा भारत हम लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिलता है, अब देखिएगा इस प्यारे भारत में हम लोगों को ये रहा प्यारा भारत, और इसी प्यारे भारत में हम लोगों को ये रहा भारत, लगभग लगभग हमारा प्यारा भारत ऐसा ही दिखाई देता है। इसी भारत में जो वर्तमान ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है, ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है, यहीं पर हम लोगों को गुप्तकालीन यह ताम्रलिप्ति बंदरगाह, यह ताम्रलिप्ति, ये जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह हम लोगों को यहीं पर देखने को मिलता है। और यहाँ से क्या होता था, इसी जो गुप्त काल में ये जो दक्षिण पूर्वी आप लोगों का क्षेत्र हुआ करता था, इन सभी के साथ भारत क्या करता था, व्यापार के साथ जुड़ा हुआ था। आप सभी को याद होना चाहिए। और जिसके समय के लिए और जिसके लिए इन लोगों ने ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह का प्रयोग किया था। हमारे सवाल का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, हम लोगों को देखने को मिलेगा ताम्रलिप्ति। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था। हर्षवर्धन के जो दरबार में कौन नहीं हुआ करता था, बाणभट्ट। आप सभी जानते हैं कि बाणभट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र, यहाँ पर हर्ष चरित्र एक बुक लिखी जाती है, आप सभी को याद होना चाहिएगा। और भ्रतहरि, यह भी मुख्य रूप से हर्षवर्धन के समय काल में हुआ करते थे। मयूर भी हुआ करते थे, लेकिन कालिदास कालिदास नहीं हुआ करते थे, बल्कि कालिदास जो गुप्त वंश देखने में मिलेगा उसमें चंद्रगुप्त जो द्वितीय का समयकाल हुआ करता था, उसमें 9 रत्नों में क्या हुआ करते थे, 9 रत्न में मुख्य रूप से यह शामिल थे। आप सभी को याद होना चाहिएगा। तो सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कालिदास। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है कि किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार किस चीनी यात्री को कहा जाता है, फाइयान, हेनसांग या इसिंग। आप सभी जानते हैं कि सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिएगा। अब ये जो फाइयान आया था, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हम लोगों को देखने को मिलेगा। और ये जो हेनसांग है, यही हेनसांग राजा हर्षवर्धन के समयकाल में हम लोगों को यह मुख्य रूप से देखने को मिलता है। और इसी हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का इसे ही क्या कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता है। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। जो सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा, यानी हेनसांग इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया था। देखिए फिर से वही सिक्कों से रिलेटेड हम लोगों से प्रश्न पूछा है, किस शासक ने सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन हम लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोगों को यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि गुप्त काल में हमें स्वर्ण जो सिक्के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रीक शासक थे भारत में, ग्रीक शासकों के द्वारा सबसे पहले जो सोने के सिक्के भारत में जारी किए गए थे। आप सभी को याद होना है, सबसे पहले इन लोगों के द्वारा किए गए थे। फिर हमें एक विम कड फिशेस एक शासक हम लोगों को देखने को मिलेगा। इस शासक के द्वारा सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के भारत में, सर्वाधिक जो शुद्ध सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे, सोने के सिक्के, वह इसी शासक के द्वारा जारी किए गए थे। और वहीं पर जब हम लोगों को गुप्त काल पढ़ते हैं, तो गुप्त काल में हमें सर्वाधिक सोने के प्रमाण, सर्वाधिक गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे।
सर्वाधिक सोने के जो कॉइन्स है वह गुप्त राजाओं के द्वारा जारी किए गए थे। और वहीं पर इसी गुप्त काल में आप सभी को ये भी याद होना चाहिएगा कि जो सोने का सिक्का होता था उसे ये लोग दिनार बोलते थे। क्या बोलते थे? दिनार बोलते थे। और जो चांदी का सिक्का होता था, जो चांदी का कॉइन्स हमें इसी गुप्त काल में जो देखने को मिलता है, उसमें यहाँ पर ये लोग उसके लिए रूपक शब्द का प्रयोग करते थे। और यहीं पर गुप्त काल में जो तांबा का सिक्का जारी किया गया था, जो तांबे के जो कॉइन्स है, तांबे के जो कॉइन्स जारी किए गए थे वो किस शासक के द्वारा जारी किए गए थे? फिर राइट आंसर होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। लेकिन हम लोगों से सवाल पूछा है कि सर्वाधिक सिक्के किसके द्वारा प्रचलन किया गया था? फिर ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर माना जाएगा। कुमार गुप्त के द्वारा सर्वाधिक सिक्के यहाँ पर क्या किए गए थे? जारी किए गए थे। इतना आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न क्या देख रखा है, गुप्तकालीन साहित्यकार संबंधित उनके साहित्यों का हमें युग्म बनाना है। कौन सा? असुम्मिलित हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, कौन सा हमें जो देखने को मिलेगा? देखो यहाँ पर तो हम लोगों को एक ये प्रमुख रूप से हम लोगों को साहित्यकार देखने को मिल रहे हैं और यह मुख्य रूप से ग्रंथ हम लोगों को देखने को मिलता है। तो नाट्य वर्णन रामचंद्र गुण के द्वारा क्या लिखा गया था? यह बात बिल्कुल सही, यह ग्रंथ इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। वहीं पर हम लोगों को यहाँ पर काव्य मीमांसा, ये कार्य मीमांसा मुख्य रूप से चंद्रशेखर साहब के द्वारा लिखा गया, यह भी बिल्कुल हमें शब्द देखने को मिलता है। देवी चंद्र गुप्तम, यह देवी चंद्र गुप्तम जो है यह मुख्य रूप से शूद्रक के द्वारा नहीं बल्कि यह किसके द्वारा लिखा गया था? यह विशाखा दत्त, यह विशाखा दत्त के द्वारा मुख्य रूप से लिखा जाने वाला ग्रंथ है, जिसमें हमें मुख्य रूप से रामगुप्त व चंद्र गुप्त द्वितीय के बारे में मुख्य रूप से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आप सभी को याद होना चाहिए ये मुद्रा राक्षस है, इसमें क्या क्या इसके जो साहित्यकार है वो विशाखा दत्त है, ये भी हमें बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। यानी हमारे सवाल का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, ये देवी चंद्र जो गुप्तम जो ग्रंथ है ये हमें शूद्रक के द्वारा नहीं बल्कि यह विशाखा दत्त के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या दे के रखा है, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्र मित्रम नाटक का नायक कौन था? ये नायक कौन सा देखने को मिलेगा और कौन सी रचना हम लोगों को कालिदास जी की देखने को मिलती है? मालविकाग्र मित्रम, मालविकाग्र मित्रम हम लोगों को देखने को मिलती है। क्या पुष्यभूति सुंग इस वंश का नायक था? गोमती पुत्र सातकर्णी या अग्निमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय? ये पुष्यभूति सुंग कौन हुआ करता था? तो यह सुंग वंश का शासक हुआ करता था, या सुंग वंश का संस्थापक हम लोगों को यह मुख्य रूप से देखने को मिलता है। आप सभी को याद होना चाहिएगा गोमती पुत्र सातकर्णी कौन हुआ करता था? तो यह मुख्य रूप से हमें सातवाहन वंश का यह शासक देखने को मिलता है। यह मुख्य रूप से शासक हम लोगों को देखने को मिलता है और यही शासक के द्वारा किया गया था सबसे पहले प्राचीन भारत में शीशे के कॉइन्स जारी किए गए थे। और ब्राह्मणों को इसी शासक के द्वारा भूमि दान में दी गई थी। भूमि क्या की गई थी? दान में दी गई थी। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। लेकिन हम लोगों से मालविकाग्र मित्रम में यह सवाल पूछा कि इस नाटक का नायक कौन हुआ करता था? ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। नहीं, यहाँ पर अग्नि मित्र हुआ करता था। जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न देखने को मिलेगा, राजा रानी प्रकार के सिक्के जो गुप्त शासक किसके द्वारा चलाए गए थे? कौन से सिक्के? राजा रानी सिक्के। देखिएगा यदि सवाल पूछेगा राजा रानी सिक्के या फिर एक प्रकार के विवाह सिक्के, कौन से सिक्के? विवाह कॉइन्स। राजा रानी सिक्के या विवाह कॉइन्स, ये दोनों ही प्रकार के जो सिक्के थे चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा यह जारी किए गए थे। वहीं पर हम लोगों को यहाँ पर युद्ध कॉइन्स, कौन से कॉइन्स? युद्ध कॉइन्स। वहीं पर गरुड़, कौन से? गरुड़ कॉइन्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और वहीं पर वीणा रूपी, कौन से? वीणा रूपी कॉइन्स। ये तीनों ही प्रकार के समुद्रगुप्त के द्वारा, किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा यह दोनों प्रकार के कॉइन्स जारी किए गए थे। तो हमारे सवाल का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर
ए देखने को मिलेगा, यानी चंद्रगुप्त प्रथम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देवगढ़ के दशावतार मोहर के संबंधित पर हम लोगों को यहाँ पर विचार ये करना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है हम लोगों को देखने को मिलेगा। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, यह बात बिल्कुल हमें सही देखने को मिलेगी। यही दशावतार मंदिर हमें झांसी यूपी में देखने को मिला। कहाँ पे? झांसी यूपी में देखने को मिला। यह गुप्त काल का प्रथम शिखर मंदिर है, अभी हम लोग देख कर आए, यह बात बिल्कुल हम लोगों को सही देखने को मिलती है। यह मंदिर वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि ये यूपी में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो दिए गए में ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, बाकी दोनों ही हम लोगों को यहाँ पर सही देखने को मिलते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को दे के रखा है, किस गुप्तकालीन रचना में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित घटनाओं का उल्लेख हम लोगों को देखने को मिलता है? देखो, हम लोगों को केवल ये देख रखा है कि किस गुप्तकालीन रचना में हम लोगों को मौर्य शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में केवल देखने को मिलेगा। देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, या फिर प्रतिज्ञा योग गंधरायण। ये जो प्रतिज्ञा योग गंधरायण ये जो ग्रंथ है, यह हमें मुख्य रूप से हर्ष की एक नाटक, राजा जो हर्षवर्धन हुआ करता था, तो हर्षवर्धन की एक नाटक हमें मुख्य रूप से यह देखने को मिलती है। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और ये प्रियदर्शिका जो है, ये भी एक प्रकार की नाटक है, और यह नाटक जो भास नामक लेखक की हम लोगों को देखने को मिलती है। हमें ये जो देवी चंद्र ये जो गुप्तम ग्रंथ है, यह हमें मुख्य रूप से विशाखा दत्त की रचना हम लोगों को देखने को मिलेगी। वहीं ये जो मुद्रा राक्षस है, ये भी विशाखा दत्त की रचना है, ये भी विशाखा दत्त की मुख्य रूप से रचना मानी जाती है। और यही में हमें मौर्य शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की घटनाओं के बारे में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। और जो नेक्स्ट प्रश्न देख रखा है कि गुप्तकालीन रचना रघुवंश में किस राजवंश में 40 से जो अधिक राजाओं का वर्णन हम लोगों को देखने को मिलता है? 40 से अधिक राजाओं का वर्णन हमें गुप्तकालीन कौन सी में हम लोगों को देखने को मिलेगा? गुप्तकालीन रचना रघुवंश में किस राजवंश से 40 से अधिक राजाओं का वर्णन जो मिलता है? यहाँ पर वो वंश क्या आप लोगों का इक्ष्वाकु वंश हुआ करता था, गुप्त, वाकाटक वंश या मैत्रक? आप सभी को याद होना चाहिए कि एक महाभारत कालीन एक वंश हमें देखने को मिला जिसका नाम था इक्ष्वाकु वंश। इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी जो सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्तकालीन एक रचना मेघदूत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? और आप सभी जानते हैं कि मेघदूत के रचयिता कौन माने जाते हैं? कालिदास जी माने जाते हैं। और इसमें चार ऑप्शन जो हम लोगों को देखने को मिलता है कि इसके 3 खंड काव्य देखने को मिलते हैं। इस रचना के लेखक कालिदास जी हैं। यह एक खंड काव्य, बिल्कुल एक खंड काव्य हमें देखने को मिलता है। इस रचना के लेखक कालिदास हैं, यह भी बिल्कुल सही है कि जो इसमें यक्ष द्वारा अपनी पत्नी कांता को मेघ के माध्यम से संदेश भेजे गए हैं, ये भी हम लोगों को कालिदास की रचना इस मेघदूत में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देख रखे इसमें 3 खंड काव्य, बल्कि इसमें 2 खंड काव्य हमें देखने को मिलते हैं। एक पूर्व मेघ देखने को मिलेगा, और एक हमें यहाँ पर कौन सा, हमें उत्तर मेघ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यही सवाल का गलत होगा, हमें 3 नहीं बल्कि 2 मेघ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक पूर्व मेघ देखने को मिलेगा और एक हम लोगों को उत्तर मेघ यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है, कालिदास की रचना ऋतु संहार। देखो, ये ऋतु संहार में हम लोगों को क्या पूछा है, ऋतु संहार के बारे में कौन सा असत्य आप लोगों को बताना है। यह कालिदास की प्रथम रचना, यह बात बिल्कुल सही, यह कालिदास की प्रथम रचना मानी जाती है। यह जो एक प्रकार का खंड काव्य, बिल्कुल जो एक प्रकार का खंड काव्य हमें देखने को मिलता है, जिसमें 4 ऋतुओं का वर्णन देखने को मिलता है। ग्रीष्म ऋतु से यह रचना प्रारंभ होकर वसंत जो ये ऋतु के साच में समाप्त हो जाती है। यह भी बिल्कुल हम लोगों को इसी पुस्तक या इसी ग्रंथ में देखने को मिलता है। अब जो यहाँ पर देख रखा है कि इसमें 4 ऋतुओं का वर्णन देखने को मिलता है, इसमें 4 नहीं बल्कि इसमें 6 ऋतुओं का हम लोगों को वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होना चाहिएगा। 4 नहीं बल्कि इसी ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन हम लोगों को मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को
मिलता है। और जो अंतिम प्रश्न आज का हमारे लिए, गुप्त काल में गुप्त काल में राजभाषा कौन सी हुआ करती थी, यानी गुप्त काल में किस प्रकार की राजभाषा का प्रयोग किया जाता था? पाली भाषा, प्राकृत, संस्कृत या मेचली? आप सभी को याद होना चाहिएगा कि जो गुप्त काल की जो राजभाषा हुआ करती थी वो हम लोगों को मुख्य रूप से संस्कृत कौन देखने को मिलती है? संस्कृत देखने को मिलती है। अब जो गुप्त काल में जो श्रेष्ठ वर्ग होता था, मतलब जो एक प्रकार से बोल सकते हैं जो संपन्न वर्ग होता था, तो वो संपन्न वर्ग के द्वारा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। और जो इसी गुप्त वंश में जो शूद्र समुदाय देखने को मिलता है, शूद्र समुदाय देखने को मिलेगा, यानी जो निम्न वर्ग होगा उसके लिए मुख्य रूप से प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। लेकिन यदि आपकी परीक्षा में आ जाए कि गुप्त काल की प्रमुख राजभाषा कौन सी हुआ करती थी, तो आप लोगों प्राकृत वगैरह नहीं लगाना है, आपको एक ही भाषा का प्रयोग वहां पर किया जाता था, मुख्य रूप से संस्कृत। तो आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और पिछली क्लास में मैंने आप सभी को यहाँ पर होमवर्क में एक सवाल भी दिया था। मैंने आप लोगों से पूछा था गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या हुआ करती थी। तो यह भू राजस्व की दर हम लोगों को उपज का 1/6 भाग हम लोगों को देखने को मिलता है। यही इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर था। और कमेंट बॉक्स में आप लोगों के द्वारा बिल्कुल सही जवाब का, सही सवाल का उत्तर यहाँ पर दिया गया था। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।